हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, जॉब के साथ आईएएस या पीसी की तैयारी कैसे करें। जब जॉब के साथ आईएएस या पीसी की तैयारी करने की बात आती है तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है या तो आप कोचिंग की मदद से करें, दूसरा विकल्प होता है सेल्फ स्टडी की मदद से करें। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सेल्फ स्टडी है, ये अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहते हो या आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी दोनों में कॉमन है, यानी अगर आप कोचिंग कर रहे हो तब भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना तो आवश्यक ही है। तो अब बात करते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प बेहतर होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना समय बच रहा है। अगर आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा है कि जो है सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग की मदद से तैयारी करें, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास समय कितना बच रहा है जिस जॉब में आप हैं। मान लीजिए आपके पास 5 घंटे का समय बच रहा है। कितने घंटे समय बच रहा है आपके पास? 5 घंटे का समय बच रहा है। तो 5 घंटे के समय में अगर आप कोचिंग का रास्ता पकड़ते हैं तो आपका 4 घंटे तो कोचिंग में निकल जाएगा, तो फिर आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वो उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके पास 1 साल का समय है और आप 1 साल के अंदर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे में वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके पास 2 साल का समय है तो आप 1 साल तक कोचिंग कर सकते हो, फिर दूसरे साल जो होगा उस ईयर में आपको केवल क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना रहेगा। लेकिन ये विकल्प तब काम करेगा जब आपके पास 2 साल है। तो मान लीजिए आपके पास 1 साल है और आप 1 साल के अंदर ही आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे अप्रोच से जो आपके लिए बेहतर रास्ता होगा वो होगा सेल्फ स्टडी का। क्योंकि सेल्फ स्टडी तो आप कोचिंग करेंगे, आपको पता तभी करना पड़ेगा। तो ऐसे में सेल्फ स्टडी से घबराए क्यों। वर्तमान में जो परिस्थिति है, यूट्यूब पे जो कंटेंट है, इतनी कंटेंट है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब की मदद से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 साल का समय है और आपके पास डेली 5 घंटे का समय बच रहा है तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको इस तैयारी को शुरू करना चाहिए और ये आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में बहुत से बच्चे जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से और जॉब करते हुए भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये विकल्प आपके लिए बेहतर होगा अगर आपके पास 5 घंटे का समय है प्रतिदिन और 1 साल में आपको एग्जाम देना है। तो अब बात करते हैं कि उस 5 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। आपके पास 12 महीने का समय है और प्रतिदिन 5 घंटे का समय है। आपके पास एग्जाम देने के लिए 12 महीने का टोटल समय है और प्रतिदिन आपके पास कितना समय बच रहा है? 5 घंटे का समय बच रहा है। तो कैसे इस टाइम को डिवाइड करें, 12 महीने का कैसे जो है टाइम टेबल बनाएं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले 3 महीने तक, प्रथम 3 महीने तक आपको क्या करना है, 1 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में आपके पास 2 विकल्प, या तो आप कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो करें या तो एक न्यूज़पेपर को ही फॉलो करें। बट अगर आप जॉब करें तो आप एक ही फॉलो करें। आप 2 करेंगे तो फिर आपका ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर आप जॉब के साथ तैयारी करें तो आप या तो एक न्यूज़पेपर को ही फॉलो कर लें। अगर आप कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई एक मैगजीन, जैसे बिजनेस आईएएस की मैगजीन हो गई, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या यूट्यूब पे कुछ डेली करंट्स आते हैं, आप उसकी मदद ले सकते हो। यूट्यूब पे भी कुछ है वेबसाइट्स जहाँ पे आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स आपको मिल जाते हैं रसीद करके, तो आप उसकी मदद ले सकते हो। एक मैगजीन ऐड कर लो 1 घंटे में। आपको 1 घंटे में अगर एक मैगजीन पढ़ रहा है और उसी 1 घंटे के अंदर में आपको कुछ समय आपको यूट्यूब से जो डेली के जो न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पे आते हैं द हिंदू को लेकर के, और भी जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको लेकर के आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो लेकिन आपको न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए, इन दोनों के लिए आपको केवल 1 घंटे का समय निकालना है, क्योंकि आपके पास 5 घंटे ही है। अब 4 घंटे का जो समय बच रहा है उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको 2 घंटे ऑप्शनल के निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन में ऑप्शनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन के लिए भी आपको 2 घंटे का समय निकालना है और 2 घंटे का आपको जीएस के लिए समय निकालना है। जीएस में सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी।
तो जब एनसीईआरटी पढ़ने की बात आती है तो अब एनसीईआरटी के बारे में मान लो आपको पता नहीं है, तो आप सबसे पहले ये पता करें कि आईएएस जिस एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हैं, यूपीएससी की या आईएएस यूपीएससी की तैयारी, तो उसके लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कौन कौन सी एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए उसमें कुछ दो टाइप से आपको बताया जाता है। एक तो सभी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है और कुछ होती है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो एग्जाम के लास्ट फेज में केवल पढ़ी जाती है। तो आप वहां पे ये जान सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में तो आपको सभी एनसीईआरटी पढ़ना रहेगा, लेकिन एग्जाम का जो आपके पास 3 महीना बचेगा उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला काम आपका ये है कि आप यूट्यूब से पता कर लें कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। चलिए मान लीजिए कि आपने ये पता कर लिया कि आपको ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और आपके पास 2 घंटे का समय डेली, क्योंकि 2 घंटे आप 2 घंटे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, 1 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय बच रहा है। तो 3 महीने तक आपको ये कंटिन्यू करना है। 3 महीने तक आपको 2 घंटे डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 घंटे डेली ऑप्शनल पढ़ना है और 1 घंटे आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। और आपको ये भी बता दें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करने के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे उस टॉपिक में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिले जहां पे आप उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को उसकी मदद से दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने मान लीजिए कि अब चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने 3 महीने तक इस अप्रोच से आपने पढ़ाई कर ली। 2 घंटे आपने ऑप्शनल पढ़ा, 2 घंटे आपने एनसीईआरटी पढ़ा, 1 घंटे आपने न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, या आपने कोई मैगजीन पढ़ी, या आपने यूट्यूब की मदद से कुछ आप डेली आपने जो एडिटोरियल होता है उसको आपने यूट्यूब की मदद से आपने पढ़ा। अभी 3 महीने का टारगेट हो गया। अब आगे का जो 9 महीना है उसको क्या करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ। अब उसमें जो 9 महीने हैं उसमें आपको क्या करना है, 9 महीने में से आपके पास अब 9 मंथ आपके पास बच रहे हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, 6 महीने तक आपको क्या करना है। अब 6 महीने तक फिर आपको क्या करना है कि 1 घंटे आपका तो न्यूज़पेपर का या करंट अफेयर का जो मंथली जो मैगजीन आपको 1 घंटा तो डेली पढ़ना है, वो तो आपका कंटिन्यू रहेगा। अब जो 2 घंटे जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अब उस आपको 2 घंटे में आपको क्या करना है, उसमें से 1 घंटे आपको एनसीईआरटी को देना है और 1 घंटे आपको स्टैंडर्ड बुक को देना है। 1 घंटे आपको स्टडी के निकाला है, 1 घंटे आपको किसी लिए निकाला है, स्टैंडर्ड बुक के निकाला है, और जो ऑप्शन है उसके लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले 6 महीने का जो प्लान है उसमें आपको क्या करना है, 1 घंटे डेली न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन, 2 घंटे में 1 घंटे एनसीईआरटी पे डेली फोकस करना है, 1 घंटे डेली स्टैंडर्ड बुक पे पढ़ना है, और जो 2 घंटा बच रहा है उस पर ऑप्शन पे फोकस करना है। और ये काम आपको करना है अगले 6 महीने तक। अब मान लीजिए आपने अगले 6 महीने तक आपने ये काम किया, अब आपके पास जो समय बच रहा है, अब आपका पूरा 9 महीना हो गया। अब 9 महीने तक आपने पढ़ाई कर लिया है। ये मैं मान के चलता हूं कि अब इस 9 महीने में आपका ऑप्शनल आप ऑप्शनल को लगभग कवर कर चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन का जो 2 घंटा है उसको हटा देना। अब आप ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल को आपको केवल 9 महीने तक पढ़ना है। अब आपका जो 3 महीने बच रहा है उस 3 महीने आपको केवल प्री पे फोकस करना है। अब ये जो 3 महीने का होगा, ये आपके इस जो 3 महीने का समय होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा। अब आपको क्योंकि प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जा पाएंगे। तो ये आपके लिए जो 3 महीने का जो समय होगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब इस 3 महीने में आप कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपको एक पेपर सीसेट का होता है, प्री सेकंड पेपर, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे सीसेट में भी आजकल फेल हो रहे हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। अब आपके पास 5 घंटे हैं और आपके पास 3 महीना बच रहा है प्री का एग्जाम देने के लिए। अब आप आगे क्या प्लान बनाए, जिसमें आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर का जो 1 घंटे आपने किया वो वही कंटिन्यू करना है। न्यूज़पेपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो आपका चलो उसको चलो। अब जो 2 घंटे वाला आपका समय है, जो जहां पे आप 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, 1 घंटे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे थे, मान लीजिए कि इस 9 महीने तक आपने एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लिया है और स्टैंडर्ड बुक को मान लो 1 बार पढ़ा है। एनसीईआरटी आपकी 2 बार कवर हो चुकी है और स्टैंडर्ड बुक आपका जो है 1 बार कवर हुआ है। अब इस 3 महीने में आपको कैसे करना है, इस 3 महीने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो केवल प्री के लिए पढ़ी जाती है, उस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को आप सेलेक्ट कर लें। आप पता कर लें कि कौन सी एनसीईआरटी जो केवल प्री के लिए है, जो प्री में काम आएगी, प्री के लिए है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब उसके लिए आपको यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो आपको केवल प्री के लिए फोकस करना है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के लिए आपको 1 घंटा डेली क्या करना है, फिर भी आपको एनसीईआरटी डेली 1 घंटा कंटिन्यू करना है। जो 3 महीने बच रहा है उसमें 1 घंटे डेली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है।
अब इस 3 महीने आपको वही एनसीईआरटी पढ़नी है जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो 1 घंटा जहां पे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे थे, वहां पे स्टैंडर्ड बुक को आप अपना समय 1.5 घंटे का कर दें। 1.5 घंटे का समय निकालें स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए। तो अब अगर आप 1.5 घंटे का समय स्टैंडर्ड बुक पे दे रहे हैं तो 1.5 घंटे स्टैंडर्ड बुक का, 1 घंटे एनसीईआरटी का, कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे, और 1 घंटे आपका न्यूज़पेपर का, यानी 3.5 घंटे। अब आपके पास बच रहा है 1.5 घंटे का समय। अब इस 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? इस 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? आपको 1 घंटा जो है डेली सी सेट के लिए निकालना है। आपको 1 घंटा डेली क्या करना है? सी सेट के लिए निकालना है, क्योंकि सी सेट का स्तर, सी सेट जो है सेकंड पेपर है, उसका डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको 1 घंटे सी सेट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। फिर अब इसके बाद अगर आपने 1 घंटे का सी सेट के लिए समय आपने निकाल लिया, फिर भी आपके पास आधा घंटे बच रहा है, तो ये जो आधा घंटे आप उसी स्टैंडर्ड बुक में ऐड कर लें। यानी स्टैंडर्ड बुक आप डेली 2 घंटे पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक आपको डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी डेली 1 घंटे पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर डेली आपको 1 घंटे या कोई मैगजीन 1 घंटे पढ़नी है। 1 घंटे में या तो कोई न्यूज़पेपर पढ़े या तो कोई मैगजीन पढ़े, और 1 घंटे आपको किस लिए निकालना है? सी सेट के लिए निकालना है। ये किस महीने की रणनीति में बता रहा हूँ? लास्ट का 3 महीने जब आपको प्री का एग्जाम देना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अब आपके पास जो, क्योंकि इस 3 महीने में आपको एक पॉइंट और ऐड करना है, क्योंकि टाइम तो आपके पास 5 ही घंटे का है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट और ऐड करना है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है टेस्ट सीरीज। 2 पॉइंट और ऐड करने हैं। अब आपके पास एक तो 5 घंटे का तो समय डेली हो जा रहा है, तो आप कैसे ऐड करोगे इसे? तो आप इसके लिए आपको करना पड़ेगा, हफ्ते में आपको 2 दिन का समय निकालना पड़ेगा। आप हफ्ते में 2 दिन का समय निकालें, और उस 2 दिन में आप जानते क्या करें? एक दिन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें। 1 डे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, और 1 डे जो एक दिन आपका पूरा बच रहा है उसमें से एटलीस्ट कम से कम आप 2 टेस्ट सॉल्व करें। अगर आप 2 टेस्ट सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि आपके पास 5 घंटे का समय है, समय तो आपके पास 5 घंटे का है, तो आप 2 घंटे का 2 टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसका एनालिसिस भी करना रहेगा। क्योंकि 1 घंटे, एक आप हफ्ते में आपने 2 दिन का समय निकाला है, 1 दिन का समय आपने पूरे 5 घंटे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को दे दिया, वो जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। मेरा जो पर्सनल अनुभव है, जो हमने आई फाउंड दैट, ये कि टेस्ट सीरीज से कई गुना इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आपको 1 दिन हफ्ते में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो फिर आपके पास 1 दिन का समय बच रहा है, उस 1 दिन के समय आपके पास 5 घंटे है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको एक टेस्ट देना। तो आप टेस्ट देने, आपके पास टेस्ट देने के 2 रास्ते हैं, या तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, या तो आप मार्केट से टेस्ट सीरीज को लाकर खरीद लें, खरीद करके लाएं, आप घर पे उसको खुद सॉल्व करें। तो मान लीजिए कि आप उसको घर पे खुद सॉल्व कर रहे हैं, आप घर पे एग्जाम की जैसा माहौल बनाए, आपने 2 घंटे का समय निकाल के आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? जो 3 घंटे आपको बच रहा है, उस 3 घंटे में आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तो उस टेस्ट पेपर के देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों उस टेस्ट पेपर देने का कोई फायदा नहीं होगा? क्योंकि आप जान ही नहीं पाओगे आपकी कमी कहां पे है। तो टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, इतना जरूरी है कि टेस्ट पेपर देने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहां पे है। और जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी कमी यहां पे है, तब आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो स्टडी उसमें रिफॉर्म होगा, वो उसमें सुधार आएगा, आप हार्ड वर्क से आप स्मार्ट वर्क की ओर कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, और इससे आपको पता चलेगा, आपको आपकी अपनी कमजोरी पता चलेगी, और आप उस कमजोरी पे काम करोगे। जब आप उस कमजोरी को काम करोगे, जब आप उस कमजोरी पे काम करोगे, तब आपकी वो कमजोरी जो होगी वो दूर हो जाएगी, और आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो जो लास्ट का 1 हफ्ते में जो आपने 2 दिन का समय रखा है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए अपने 1 दिन का समय 5 घंटे पूरा दे दिया, और एक दिन आपको पूरा समय कितने लिए? टेस्ट सीरीज के लिए देना है। और उस टेस्ट सीरीज में 2 घंटे आपको टेस्ट देना है, और 3 घंटे उसका करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर है? ये काम आपको करना है। अब ये काम आपको करना है 1 महीने तक। 1 महीने तक आप इसी अप्रोच से चले। अब आपके पास जब 2 महीने बच रहा है, उसमें आप क्या करें? अब उसमें आपको एक काम ये करना है कि आप देख रहे हैं कि आपने इस 1 महीने में आप हफ्ते में 1 बार एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो 1 हफ्ते में आपका 1 महीने में मान लें आपने कुल टोटल 4 टेस्ट आपने दिए होंगे। अब 1 महीने, अगर आप 1 हफ्ते में 1 टेस्ट दे रहे हैं, तो महीने में आपका 4 टेस्ट हो गया। अब आपके पास 2 महीने का समय बच रहा है, तो अब 2 महीने में आपको कहना, अब 2 महीने में आपको ये करना है कि आप जो डेली 1 टेस्ट कर रहे थे, अब आप उसको टेस्ट को
2 टेस्ट कर दो। अब आपका जो 2 महीने का समय बच रहा है, उस 2 महीने में से जो पहला वाला महीना है उसके लिए आप हफ्ते में 3 दिन का समय निकालें और 4 दिन आप स्टडी करें और 3 दिन आप प्रैक्टिस के लिए करें। 4 दिन आपको क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी कैसे करना है, जो आपको बताया उसी अप्रोच से करना है। और जो 3 दिन का समय बच रहा है हफ्ते का, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में 1 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और जो 2 दिन बच रहा है उस 2 दिन में आपको 2 टेस्ट लिखने हैं। अगर आप एक हफ्ते में 2 टेस्ट लिख रहे हैं तो 4 हफ्ते में 8 टेस्ट हो गए और पहले महीने का 4 टेस्ट, यानी अब टोटल 12 टेस्ट हो गया आपका। एक टेस्ट और हो सकता है क्योंकि भाई हफ्ते का 2 दिन बच रहा है। मान लीजिए 2 महीने आपने कुल 13 टेस्ट दे चुके हैं। आप कितने टेस्ट दे चुके हैं, 13 टेस्ट आप 2 महीने में दे चुके हैं और आप उसका एनालिसिस भी कर चुके हैं। अब आपके पास लास्ट 1 महीने का समय बच रहा है। अब उस 1 महीने आपको क्या करना है, अब उसमें से आपको जो एसटीडी वाला समय आपको 3 घंटे स्टडी करनी है, सॉरी 3 दिन स्टडी करनी है और 4 दिन का समय आपको क्या करना है, फिर अब 4 दिन का जो समय आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है और 3 दिन का समय आपको स्टडी के लिए करना है। लास्ट के 1 महीने आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, 3 दिन आपको स्टडी करनी है और 4 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। 4 दिन के प्रैक्टिस में 1 दिन का जो प्रैक्टिस होगा 5 घंटे का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होगा और 3 दिन जो होगा वो टेस्ट सीरीज का होगा। यानी अब आप हफ्ते में 3 टेस्ट लिखेंगे और अगर हफ्ते में 3 टेस्ट लिखते हैं तो, और आपको एक काम करना है 3 हफ्ते तक करना है, कि जो 3 हफ्ते तक आपको करना है। तो 3 हफ्ते में अगर आप करते हैं काम तो अगर एक हफ्ते में आप 3 टेस्ट लिख रहे हैं तो 3 हफ्ते में आप 9 टेस्ट लिख पाएंगे। ये मान के चलिए आप 10 टेस्ट लिख लेते हैं 3 हफ्ते में, तो 10 टेस्ट आपका हो गया। और आप पहले जो कर चुके हैं, पहले आप कितने टेस्ट कर चुके हैं, 13, तो 10 और 13 कितना हो गया, 23 टेस्ट। अब आपका जो एग्जाम का 1 हफ्ता बच रहा है, अब आप उसको उस 1 हफ्ते में आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, कोई टेस्ट आपको देना नहीं है। जो आपका एग्जाम 1 हफ्ते का समय आपके पास बच रहा है एग्जाम देने के लिए, मान लीजिए आपके प्री का एग्जाम देने के लिए आपके पास 1 हफ्ते का समय बचा, अब उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना। अब उस 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, जो पूरी टेस्ट सीरीज आपने दिया उसका एक बार और रिवाइज कर लो, उसका एक बार रिवीजन कर लो, जो आपने एनालिसिस किया उसके बाद आप देख लो कौन कौन से पॉइंट्स आपसे बार बार भूल जाते थे, उस पर एक बार फोकस कर लो। ये काम को करना है। और इस 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, जो टेस्ट पेपर आपने दिया उसको अच्छे से एनालाइज, उसका अच्छे से विश्लेषण कर ले, उसको एक बार और देख लें। और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट के 5 से 6 साल का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट से 5-6 साल का, आप अच्छे से एनालाइज कर लें। इससे आप ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो पूछने का एंगल क्या होता है और कैसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि इस एग्जाम में आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके जाएं, 50% क्वेश्चन तो आपको गेस वर्क पे सॉल्व करना पड़ेगा। और उस गेस वर्क को आप गेस वर्क कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 6 साल का, आप उसको अच्छे से एनालाइज करें। और जब उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तब आप जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। अगर आप जितना अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। संभावना है कि आपका प्री इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद मान लीजिए आपने इस प्रकार से कंटिन्यू किया और आपका प्री क्लियर हो गया, और जब आपका प्री क्लियर हो गया तो आपका जो 3 महीने का समय बच रहा है, अब आपको उस पर क्या करना है, उसको में आपको ऑप्शनल के लिए फोकस करना है और जीएस मेंस के लिए फोकस करना है। तो जीएस मेंस में आपका करेंट्स भी आ जाएगा और आपका स्टैटिक पोर्शन भी आ जाएगा और आपका ऑप्शन, और 5 घंटे आपको जो है डेली आपको समय निकालना पड़ेगा, पूरे मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो है टेस्ट 1 महीने तक आप अच्छे से कंटेंट को तैयार कर लें और फिर 2 महीने, लास्ट के 2 महीने में आप जो है टेस्ट पेपर देने का वहां पे प्रयास करें मेंस का। तो अपने आपको जितना आपके पास जो 5 घंटे का समय बच रहा है, उस 5 घंटे के समय में जो आप टाइम आपके पास बच रहा है उसकी जिस अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं कि कितना आपको ऑप्शन पे देना है। ये मान के लिए 2 घंटे आप ऑप्शन पे डेली दें और 3 घंटे आपको किस पे देना है, जीएस पे देना है, जिसमें करेंट्स भी आपका हो जाएगा और हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है। थैंक यू एवरीवन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की पावर क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो सेल्फ स्टडी होता है वो ब्रह्म अस्त्र की तरह काम करता है। उसके सामने कोई भी जो कोचिंग है उससे टक्कर नहीं ले सकता। जो आपकी सेल्फ स्टडी की पावर है वो बहुत ही बड़ी पावर होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है ये कि ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और यूपीएससी क्वालिफाई करने का जो सबसे बड़ा मजबूत हथियार है वो आपका आत्मविश्वास है। और आपका आत्मविश्वास तभी अच्छे से बनेगा जब आप अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करेंगे, खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप बार बार कोचिंग के पीछे भागते रहेंगे, कोचिंग क्लास नोट्स पीछे भागते रहेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस